नमस्ते दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि इस हड़प्पा के शहर कितने शानदार थे। वहाँ की सड़कें और नालियाँ कितनी व्यवस्थित थी। लेकिन क्या आपने सोचा है कि उन सुंदर शहरों में रहने वाले लोग गहने, औजार और कपड़े बनाने के लिए सामान कहाँ से लाते होंगे? सोचिए, उस ज़माने में ना तो ट्रक थी, ना ट्रेन थी, कोई ऐसा साधन भी नहीं था। तो आज की तरह ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं होती थी। तो फिर राजस्थान का तांबा या कर्नाटक का सोना हड़प्पा तक कैसे लाते होंगे? वो कैसे पहुँचता होगा? तो आज पार्ट 2 में हम इसी राज को खोलेंगे और जानेंगे कि कच्चा माल क्या होता है और ये लोग उसे कैसे खोजते हैं। तो कच्चा माल, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कच्चा माल क्या होता है। यानी वो बेसिक चीज़ें जो हमें प्रकृति से मिलती हैं, जैसे मिट्टी, लकड़ी या धातु, इन्हीं को इस्तेमाल करके हम काम की चीज़ें बनाते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अन्य अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। तो देखिए, प्राकृतिक रूप से क्या क्या कच्चे माल मिलते हैं हमें? लकड़ी या फिर धातु या अयस्क, ये सब क्या है? ये प्रकृति से मिलते हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। प्रकृति से हमें कच्चा माल मिलता है, फिर इंसान उनसे कुछ नई तरीके की चीज़ें बना लेता है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। तो देखिए, प्रकृति द्वारा तो कच्चा माल जो होता है वो लकड़ी है, धातु है, इसकी ये चीज़ें होती हैं। और जो किसान द्वारा पैदा किया कच्चा माल होता है वो होता है कपास, जिसके बाद में वो कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। तो कपास से क्या तैयार किया जाता है? कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पदार्थ जैसे पदार्थों को वो दूर दूर से आयात करते थे। तो जैसे हमें आज कुछ चाहिए होता है तो हम मॉल या अमेज़न पर जाते हैं, लेकिन हड़प्पा के लोगों के लिए पूरा भारत और विदेश एक बड़ा बाजार था। उन्हें तांबा चाहिए था तो वो राजस्थान के रेगिस्तान तक चले जाते थे। सोना चाहिए था तो वे दक्षिण के भारत के जंगलों कर्नाटक तक पहुंच जाते थे। तो बच्चों, एग्जाम में ये सब पूछा जाता है कि तांबे के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो हमारा जवाब होगा राजस्थान। टीन को तांबे के साथ मिलाकर क्या बनाया जाता है? कांसा बनाया जाता है। तो देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसमें, ये देखिए, ये पढ़ते हैं अब हम। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तो हमें ये याद रखना होगा दोस्तों। तो तांबे का आयात कहाँ से होता था? वो होता था राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो देखिए, भारत ही नहीं, भारत से बाहर के देश में भी ये लोग आयात करते थे, तांबे का आयात करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। देखिए, भारत के अलावा वो ओमान, ईरान, अफगानिस्तान, यहाँ से भी आयात करते थे सामान का। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ चित्र दिखाए हुए हैं यहाँ पर, जो हड़प्पा के लोग जो है इनको यूज़ करते थे। तो देखिए, ये एक खिलौना गाड़ी दिखा रखी है आपको यहाँ पे। ये वाली एक खिलौना गाड़ी है। इस चित्र को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वो लोग कच्चा माल ढोने के लिए पहिए वाली गाड़ियों का उपयोग करते होंगे। तो आज तो ट्रैक्टर है, सारी चीज़ें हैं सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए, लेकिन उस समय ये साधन नहीं थे। उस समय पर ये हुआ करती थी, लोग इनसे सामान को अपना इधर उधर लेके जाया करते थे। एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि पहिए का आविष्कार और उसका माल ढुलाई में उपयोग कहाँ हुआ था? हड़प्पा की नगरीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ था। तो ये देखिए, ये उस समय की खिलौना गाड़ी है। और नेक्स्ट चलते हैं हम। ये देखिए, एक चित्र आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये वाला। तो इसमें क्या है? ये एक मुहर है। तो देखिए, इस चित्र में नाव को बनाया गया है। ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये एक नाव की शेप में, ये उस समय की चित्रकारी है। इसमें नाव को बनाया गया है। ये कच्चे माल की खोज का सबसे बड़ा सबूत है। अगर नाव का चित्र है तो मतलब है कि वो समुद्र के रास्ते व्यापार करते होंगे। तो देखिए, अब हम नीचे पढ़ते हैं। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन।
लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। तो देखिए उस समय नगर भी थे और गाँव भी थे, दोनों में लोग रहते थे। वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। देखिए कितने लोग आगे बढ़ गए थे, वो अनाज भी उगाने लगे थे, जानवर भी पालने लगे थे। किसान और चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से प्राप्त चलता था। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और ये सब उगाते थे। देखिए सब कुछ कितनी फसलें उगाने लगे थे वो, गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों, ये सारी चीज़ें उगाने लगे थे वो। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आपको एक चित्र और दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। ये क्या है? ये उस समय के लकड़ी का असली हल, जो उस समय जो लकड़ी का असली हल था वो तो गल गया, नष्ट हो गया, लेकिन ये मिट्टी का बना खिलौना है। तो ये जो बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है? ये मिट्टी का बना हुआ है। किसका बना हुआ है ये मिट्टी से बना हुआ है दोस्तों। तो ये मिट्टी का बना खिलौना हल के रूप में सबूत में मिलता है हमें। वो तो इससे पता चलता है कि हमें वो खेती के लिए हल का प्रयोग करते थे। तो ये दर्शाता है कि हड़प्पा के लोग कृषि तकनीक में उन्नत थे। ये खिलौना बनावली जो हरियाणा में है वहाँ से मिला है हमें। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। तो देखिए हल के आकार के खिलौने मिले हैं, जो ये वाला है, ये मिले हैं। उसके बाद हम देखते हैं, इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। तो देखिए उस समय भी लोगों के दिमाग में पानी को संचय करने का आइडिया आया होगा। उन्होंने पानी को संचय करके जब उनको ज़रूरत पड़ती होगी तो उसे फसलों की सिंचाई के रूप में उसका प्रयोग किया जाता होगा। कितने माइंडेड लोग थे उस समय के लोग भी। अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है इसमें। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, ये सब पालते थे। क्या क्या पालते थे? गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब, चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता था। तो देखिए जो महीनों में सूखा पड़ जाता था तो जो जानवर होते थे उनको तो पानी चाहिए होता था, तो वो पानी के खोज के लिए इधर उधर जाया करते थे। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हम गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। तो देखिए हम गुजरात में हड़प्पा कालीन जो नगर हैं उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं। तो दोस्तों इसको बिल्कुल एक कहानी की तरह इमेज करना अपने दिमाग में। ये सोचिए कि हम पढ़ नहीं रहे, इसको याद नहीं करना, हमें इतने दिमाग में एक स्टोरी बनाई। कच्छ के इलाके में खदीर बैत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। तो देखिए जो वो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता में थे जो वो नगरों को 2 भागों में विभक्त किया गया था, लेकिन जो धोलावीरा के नगर थे उनको 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेष में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर से खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों में संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। तो देखिए नगरों के सूक्ष्म निरीक्षण में हमें पता चलता है कि ये जो वो गुजरात है, यहाँ ये जो नगर थे इनका पोस्टमार्टम करके हमें पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो 2 भागों में विभक्त था और जो ये धोलावीरा है ये 3 भागों में विभक्त था। तो जो ये हड़प्पा के जो बाकी नगर है वो 2 भागों में, लेकिन जो धोलावीरा है उसके 3 भागों में। तो कौन कौन से वो 3 भाग? किला, मध्य नगर और निचला नगर। किला जो था वो सबसे ऊपरी हिस्से में था और मध्य नगर जो है वो धोलावीरा में मिला गया है और निचला नगर जो है जहाँ पे आम लोग रहते थे। तो देखिए हमें पता चला कि धोलावीरा जो है कहाँ बसा हुआ है, वो खदीर बेत के किनारे बसा हुआ है।
तो ये याद रखना है बच्चों, धोलावीरा कहाँ बसा है? कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे बसा हुआ है। तो वहाँ क्या मिलता है हमें? साफ पानी मिलता है। ठीक है बच्चों, एक सफ़ेद रेगिस्तान जहाँ ताजे पानी की कमी है, लेकिन उस समय भी यहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ ज़मीन थी। तो आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। अब है गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर। तो अब हम पढ़ते हैं लोथल नगर के बारे में। तो ये है लोथल नगर, ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। तो बच्चों, लोथल उस जमाने का बंदरगाह था। यहाँ ईंटों का बना एक बहुत बड़ा तालाब भी मिला है। यहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले जहाज रुकते थे। जैसे आज मुंबई या कांडला में पोर्ट है ना, वैसे ही लोथल में भी एक पोर्ट था। यहाँ से विदेशों का सामान भेजा जाता था। धोलावीरा क्या है? वो पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है, और लोथल क्या है? वो ईंटों और व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो लोथल किसका केंद्र था? पत्थर, शंख और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी छाप मिली है। तो लोथल का जो बंदरगाह है, ये देख सकते हैं आप, ये लोथल का बंदरगाह है जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल उतारा या चढ़ाया जाता होगा। तो देखिए, ये लोथल का बंदरगाह है, ये आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर एक इमारत मिली है। तो देखिए, यहाँ पर दोस्तों एक इमारत भी मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। तो कितनी सारी चीज़ें मिली हैं। यहाँ पे बंदरगाह भी मिला है, यहाँ पे एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े मिले हैं जिससे उपकरण या तैयार मनके भी बनाए जाते थे। अब देखिए, ये है मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। तो ये क्या होता था, ये देखते हैं हम। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित होता था कि सामान के साथ छेड़खानी नहीं हुई है। जैसे बच्चों, आज के टाइम में हम कुछ सामान ऑनलाइन सामान मंगाते हैं या फिर हम कोई बिजनेस करते हैं, हमें अपना सामान भेजना होता है तो हम उसको सील पैक करके उस पर मुहर लगा कर भेजते हैं। तो उस टाइम पे भी देखिए, ये सिस्टम था कि वो गीली मिट्टी से पोत कर उन पर मुहर लगा दी जाती थी, और अगर मुहर के साथ किसी ने छेड़खानी की तो वो टूटी नहीं होती थी, तो उससे साबित हो जाता था कि उसके साथ छेड़खानी हुई है। तो देखिए, उस टाइम पे भी कितना अच्छा सिस्टम, यही सिस्टम अपनाया जाता था। अब देखिए, सभ्यता के अंत का रहस्य। तो देखिए, ये सबसे बड़ा दुख वाला पॉइंट है लास्ट में, सभ्यता के अंत का रहस्य। तो देखते हैं हम सभ्यता का जो अंत था वो कैसे हुआ था। तो लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेकिन मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। देखिए, कितने दुख की बात है कि कितना हरा भरा शहर हुआ करता था, अच्छी नालियाँ थी, पक्की सड़क थी, और वो एकदम से कचरे का ढेर बन गया। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई। सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। देखिए, पक्की ईंटों के घर हुआ करते थे और फिर उनसे सब बिगड़ गया काम, लेकिन वहाँ पे झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। पता नहीं ये क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं होता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ था, क्योंकि बाढ़ और नदियाँ सूखने का अक्सर इलाकों में क्या हुआ होगा कुछ पता नहीं। मतलब तो
ये रहस्य ही बन के रह गया है कि उस नगर का जो अंत था वो कैसे हुआ। तो बच्चों कल्पना करो कितनी विकसित सभ्यता जहाँ पक्की सड़कें और नालियाँ थी वे अचानक 3900 साल पहले खत्म होने लगी। लोग शहर छोड़कर जाने लगे। आखिर ऐसा क्या होगा ये विद्वानों को भी नहीं पता चला। बस एक अनुमान ही लगाया जा सकता है कि बाढ़ आ गई होगी या फिर कुछ ईंधन की ज़रूरत पड़ती होगी तो वो ख़त्म हो गए होंगे। तो बस ऐसे अनुमान ही लगाया, विद्वानों ने अनुमान ही लगाया है। तो देखिए ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। तो देखिए जो आधुनिक पाकिस्तान और सिंध की बस्तियां थी वो उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। तो देखिए यहाँ पे लोगों ने इतने तरीके से शहर बसाया था, इतनी योजनाएं करी थी, सामानों को इधर से उधर लेकर जाते थे, इतना सुंदर भवन बनाए थे, नालियों का सिस्टम इतना अच्छा था, पानी का सिस्टम इतना अच्छा था, लेकिन वो सब बेकार हो गया। सबको छोड़कर लोग वहाँ से जाने लगे। कुछ लोग तो जाकर दक्षिण की तरफ चले गए, कुछ लोग पूरब की तरफ चले गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए शहरों का विकास हो। तो देखिए इस शहर का तो अंत हो गया, लेकिन उसके 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ था। तो इसके बारे में हम अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। तो देखिए अब ये क्या है इसमें अन्यत्र में, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में, देखिए दोस्तों 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। तो देखिए 5000 साल पहले मिस्र में मकबरे बनवाए थे राजाओं ने, उनको पिरामिड के नाम से जाना जाता था। तो इन पिरामिड में क्या होता था, राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। देखिए जो आपको ये पिरामिड दिख रहे हैं ये वाले, इनमें राजाओं को उनकी मृत्यु के बाद इन्हीं को दफना दिया जाता था, उनके शव को। उनके शव के साथ भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। तो देखिए ये राजाओं के साथ भी इन अनेक चीज़ें दफनाई जाती होंगी। उनके खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल। तो देखिए कितनी चीज़ें राजाओं के साथ दफनाई जाती थी। जो भी उनकी अपनी पर्सनल चीज़ें होती होंगी या फिर जो चीज़ें उनको पसंद होती होंगी सब राजा के साथ दफना दी जाती थी। कभी कभी सबके साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया। देखिए जी सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। देखिए मरने के बाद भी लोगों के ऊपर कितना वो पैसा उड़ाते थे, कितनी धन दौलत खर्च करते थे। तो वो लोग सोचते थे कि मरने के बाद भी राजा को ज़रूरत पड़ेगी तो उनके साथ दफना देते थे। तो देखते हैं अब हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कॉन्सेप्ट दिमाग में इमेज की तरह छप गया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली क्लास आपकी मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।